नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा और लिपि अपना टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने बोलियां भी पढ़ी और उसके बाद भाषा के रूप भी हमने यहाँ पर पढ़े। उसके बाद हमने अपने लास्ट सेशन से ही अपना जो टॉपिक है स्टार्ट किया है व्याकरण। और इसमें मैंने सबसे पहले आपको व्याकरण की परिभाषा बताई कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा आप भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं, शुद्ध रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है उसका ज्ञान आप करते हैं। एक तरह से उसके नियम निर्धारित करता है ये शास्त्र और उसके बाद उसके शुद्ध रूप का प्रयोग और शुद्ध रूप के का ज्ञान कराता है और शुद्ध रूप में प्रयोग करना हमें सिखाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो व्याकरण हमने यहाँ पर पढ़ी, तो व्याकरण के मैंने आपको 3 अंग बताए। व्याकरण के 3 अंगों में सबसे पहला था वर्ण विचार, दूसरा था आपका शब्द विचार और तीसरा है आपका वाक्य विचार। तो सबसे पहले हमने अपने लास्ट सेशन में जो स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार देखिए जो हमारा टॉपिक है, इसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और जो हिंदी में आप शुरुआत में जब सबसे पहले आप स्कूल जाते हैं तो आपको वर्णमाला ही सिखाई जाती है। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का एक समूह, वर्णों का एक ग्रुप वर्णमाला कहलाता है। तो ये पूरा एक समूह आप देख सकते हैं वर्णों का, जो आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही, ये आपकी वर्णमाला कहलाती है। और लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें क्लियर की थी कि हिंदी आपकी जो भाषा है इसमें टोटल आपके 44 वर्ण होते हैं। टोटल आपके 44 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। और मैंने आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल ये घर से ये टेबल बनी हुई और इस टेबल में ये सारी चीजें लिखी हुई लिख कर लाने के लिए कहा था, बिल्कुल इसी तरह से। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने लिखा भी होगा, अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से किया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ण जो हमारा वर्ण विचार टॉपिक था, इसमें मैंने यहाँ पर आपको बताए थे कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों के भी 2 भेद होते हैं। वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णों के भी 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। टोटल 44 वर्ण, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो इस तरह से वर्णों के 2 भेद, ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था। वर्ण के 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो हमने अपने लास्ट सेशन में स्वरों को यहाँ पर डिस्कस किया था। स्वरों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। तो स्वर के लिए मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, किसे कहते हैं स्वर, स्वर किसे कहते हैं, ये भी आपने हेडिंग डाली थी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। यानी कि दूसरी लाइन लिखवाई थी, जिनके उच्चारण में हवा जो है मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्वर जो है मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर लिखवाए हैं और आपको इन्हें मैंने नोट डाउन करके लाने के लिए होमवर्क पे कहा था कि बिल्कुल इसी तरह से सुंदर से तरीके से अपनी कॉपी को सजाएंगे। और यहाँ पर स्वरों का, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया मैंने ये 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। तो जिसमें स्वर हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद देखिए जो स्वर है
वो हमने किए। अब उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि स्वरों के भी भेद होते हैं, जो स्वर होते हैं उसके भी भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं यहाँ पर स्वर के, जो मैंने आपको लिखवाए हैं 3 भेद। सबसे पहले आता है आपका ह्रस्व स्वर। नोट डाउन करेंगे स्वर के भेद। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका आता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। किसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, किसे कहते हैं दीर्घ स्वर, किसे कहते हैं प्लुप्त स्वर? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा जरा सा भी। सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्णमाला के विषय में डिस्कस किया, यानी कि वर्णों का जो समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण जो है उनको भी 2 भेदों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और जो स्वर है उसके भी 3 भेद बताए गए हैं। स्वर क्या है? अ से औ तक जितने भी आपके एक तरह से जो वर्ण है वो स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके टोटल 11 स्वर है। ये टोटल आपके क्या है? 11 स्वर है। और इसके बाद इसके भी 3 भेद बनाए गए हैं। इसके भी 3 भेद बनाए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। क्या होता है ह्रस्व स्वर, क्या होता है दीर्घ स्वर, क्या होता है प्लुप्त स्वर, आज हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। आप देखिए सबसे पहले आप उच्चारण करके देखेंगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लग रहा है, कुछ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, उसके बाद आ को उच्चारित कीजिए, आ। उसके बाद इ, ई, उ, ऊ, री। तो ये जो 4 आपके स्वर हैं, अ, ई, उ, री, ये चारों आपके ह्रस्व स्वर हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पर हमने कहा ये है हमारे दीर्घ स्वर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जितने भी दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब के सब क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जब आपको बचपन में ही जब उच्चारण करना सिखाते हैं, जब बचपन में आपको उच्चारण करना सिखाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे आप सीखते हैं कि कैसे आपने कौन से स्वर को उच्चारित करना है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। तो आपको इसी स्वर में सिखाया जाता है कि आप इसी तरह उच्चारित करें। अ, आ, इ, ई। यानी कि आप देख रहे हैं एक के उच्चारण में आपको कम समय लग रहा है और दूसरे के उच्चारण में आपको अधिक समय लग रहा है। तो यहाँ पर हमें एक तरह से
पढ़नी होती हैं। यानी कि यहाँ पर जो वर्ण विचार टॉपिक है, इसमें हमें वर्णों की आकृति, वर्णों की बनावट, वर्णों का उच्चारण, यही सब चीजें हमें सीखनी होती हैं। तो एक बार यहाँ पर आप लिख लेंगे, जो वर्ण विचार है इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, वर्ण विचार। इसमें क्या करते हैं आप, इसके अंतर्गत आप व्याकरण के इस अंग में, व्याकरण अंग में हम वर्णों की बनावट, आकार, उच्चारण, आदि पर विचार करते हैं। व्याकरण के इस अंग में हम वर्णों की बनावट, आकार, उच्चारण आदि पर विचार करते हैं। यानी कि आकार कैसा है, बनावट क्या है, उच्चारण किस तरह से करना है, इसी पर हम विचार करते हैं वर्ण विचार में। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बातें कर रहे हैं कि हम किसी भी शब्द को, यानी कि वर्णों के ही मैंने आपको यहाँ पर भेद बताए हैं। वर्ण जो है, टोटल हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है, और जिसके एक तरह से दो भेद बताए गए हैं। वर्ण के भेद दो, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्वर यानी कि यहाँ पर आप स्वरों की बनावट किस तरह की है, आकार कैसा है, उसका उच्चारण कैसे आप करेंगे, उन सब चीजों पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके स्वर है, स्वरों के भी 3 भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 3। आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुप्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्या होते हैं ह्रस्व स्वर, और क्या होते हैं दीर्घ स्वर, और क्या होता है प्लुप्त स्वर, ये आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ह्रस्व स्वर। तो लिखिए इसे, जिन स्वरों के उच्चारण में मैं बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वे ह्रस्व
स्वर कहलाते हैं, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। उदाहरण के लिए अ, इ, उ, री, ये 4 हैं आपके ह्रस्व स्वर, जो मैंने आपको वहां पर भी लिखाए हैं, वहां पर भी दिखाए हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। ये आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ेंगे, साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, तब से मैं आपको एक ही लाइन बता रही हूँ। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट फिर लिखेंगे हम दीर्घ स्वर। नंबर 2 लिखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या लिखेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा है, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं दीर्घ स्वर के, जो मैंने आपको बताए हैं वही एग्जाम्पल लिखेंगे। आ, ई, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये है आपके दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल। उसके बाद आता है आपका तीसरा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ध्यान से सुनिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तिगुना यानी कि 3 गुना समय लगता है, वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर आगे आपको दूंगी। वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, यानी कि तिगुना समय लगता है इनके उच्चारण में। और इसको हम जैसे ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो इस तरह का इसका साइन होता है, इस तरह से इसको लगाया जाता है जब हम किसी लंबी ध्वनि को, तो ओम को हम ना तो ओम कहते हैं ना ही ओम कहते हैं, हम ओम। ठीक है, ओम का उच्चारण, तो ओम का उच्चारण जब हम करते हैं ओम, तो उस टाइम पे ये प्लुप्त स्वर जो है वहां पर लगता है। ठीक है, तो ये तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुप्त स्वर। तो साथ के साथ आपने नोट डाउन करना है, बहुत ही ज्यादा सरल है, कुछ भी अलग नहीं लिखना है। ह्रस्व स्वर के समय जिसमें लगता है वो है आपके दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय जिसमें लगता है वो है आपके प्लुप्त स्वर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पहले दीर्घ स्वरों को यहाँ पर हमने जाना कि ये है हमारे दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। उसके बाद ये है हमारे ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर लिखेंगे, उसके आगे आप इस तरह से एग्जाम्पल लिखेंगे। ये चारों मैंने आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद आता है आपका प्लुप्त स्वर, जिसका जो साइन है वो इस तरह का है। तो इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि
जब हम कभी शब्द लिखते हैं ओम का, ठीक है, जब हम कभी शब्द लिखते हैं ओम, तो इस तरह से ये साइन बनाया जाता है बीच में। या हम लिखते हैं राम, ठीक है। तो जब हम लंबी ध्वनियां निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर स्वरों के 3 भेद पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो तीनों को आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आता है अगला, वो है आपका व्यंजन। देखिए स्वरों के बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका व्यंजन। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया है और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, और स्वर के कितने भेद होते हैं ये भी आपको पता चल गया है। उसके बाद आता है आपका व्यंजन। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब हमने स्वर पढ़े, जहां पर हमने आपने 12 खड़ी जो हमने यहाँ पर लिखी, ये जो चार्ट हमने बनाया है, इस चार्ट में अब तक हमने केवल स्वरों के बारे में डिस्कस किया है और केवल स्वरों को पढ़ा है। अभी देखिए यहाँ पर जो ये स्वर होते हैं, इनके अलावा ये 2 और स्वर होते हैं जिन्हें अनुस्वार और अनुनासिक से जाना जाता है। ये भी मैं आगे आपको क्लासेस में डिस्कस कराऊंगी। तो इससे पहले अभी तक केवल हमने यहाँ पर स्वरों को डिस्कस किया है। उसके बाद जो आगे का हमारा पार्ट है वो आता है व्यंजन का। ये जो बाकी का भाग है ये है हमारा व्यंजन। तो अब हम यहाँ पर व्यंजन को डिस्कस करेंगे। तो व्यंजन क्या होते हैं? देखिए जो व्यंजन अभी तक हमने कहा जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिनके उच्चारण में हमें अन्य किसी स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने अ का उच्चारण किया, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ठीक है। इसमें कोई भी अन्य ध्वनि हम नहीं उच्चारित कर रहे हैं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं आप यहां पर समझेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल वहीं से आप लिखना शुरू करेंगे। आगे दीर्घ स्वर के बाद अगला जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आप व्यंजन। व्यंजन, तो व्यंजन क्या है? देखिए स्वर क्या है ये कंफर्म हो चुका है, अब व्यंजन पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर व्यंजन की, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, या वे व्यंजन कहलाते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? अब देखिए उच्चारित कीजिए, क, सब एक साथ उच्चारित करेंगे, एक साथ बोलेंगे, बोलिए सभी, क। तो जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से अ का भी स्वर निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो किस चीज का स्वर आ रहा है? अ, ठीक है। यानी कि हम क का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं करके हम इसमें स्वरों की सहायता ले रहे हैं। यानी कि
क का उच्चारण हम एक अन्य स्वर के साथ कर रहे हैं, तो ये हमारा इस तरह से फिर व्यंजन बनता है, ये पूर्ण व्यंजन है हमारा। ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं ये आधा क लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसको इस तरह से लिखेंगे तब जाकर ये आपका सही व्यंजन है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप का लिखेंगे, का, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आपका क्या होगा, आ। जब आप छोटे होते तो आपको सिखाई जाती है ना 12 खड़ी, क, का, कि, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती जब आप छोटे होते हैं? 3/4 में सीखते हैं आप, 2-3 में भी सीख लेते हैं। तो जब आप का उच्चारण करेंगे तब यहां पर का। इसी तरह से कि, ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, यहां पर जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अब देखिए यहां पर हम ख का उच्चारण करेंगे तब भी हमें अ का स्वर आएगा, ग का उच्चारण करेंगे तब भी हमें अ का स्वर आएगा। ठीक है, इसी तरह से घ, उच्चारित करके देखिए सब, क, ख, ग, घ, चाहे कर लीजिए ट, ठ, ड, ढ, चाहे कर लीजिए च, छ, ज, झ। लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। नोट किया सभी ने, नोट डाउन किया सभी ने? यस, वेरी गुड, यस। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जो क से ज्ञ तक हमारे जितने भी वर्ण हैं ये सब व्यंजन है। लेकिन इसमें भी आपके भेद होते हैं। जिस तरह से आपने स्वरों के भेद पढ़े, यानी कि स्वरों को आपने अलग अलग करके पढ़ा कि ये आपके ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ये आपके दीर्घ स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, ये आपके प्लुप्त स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। उसी तरह से व्यंजन के भी भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। देखिए ये हमने शुरू में ही, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया कि जो आपका वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार में हम यही चीजें सीखते हैं। वर्ण विचार में हम यही चीजें सीखते हैं, वर्णों का आकार, वर्णों की बनावट, वर्णों का उच्चारण। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजनों को यहाँ पर पढ़ा कि जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। अब उच्चारण के आधार पर ही कुछ व्यंजन जो है जिनका उच्चारण हम गले से करते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण तालव्य से, तालु से होता है, कुछ व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है, कुछ व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण दंत और जीह्वा से किया जाता है। तो उसके आधार पर यहाँ पर व्यंजनों के भी काफी सारे भेद जो है हमने बनाए हैं। लेकिन आज जितना भी आपने पढ़ा है, जब आप इसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे, उसी के बाद हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर सेशन है आज का वो समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।